Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली आज हमारे जो स्टूडियो का सिस्टम है ना उसमें कुछ आ गया है प्रॉब्लम, तो इसीलिए स्टूडियो से क्लास हो नहीं पा रही है। तो मैंने अपना लैपटॉप अभी साइड में लेके बैठा हूँ मैं और मैंने यहाँ से क्लास रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। गाइस सबसे पहले देखिए पहला आर्टिकल जो आया है वो आया है हैंडकफिंग अ जुडिशियल टैप एंड द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। एक अच्छा आर्टिकल है, काफी कुछ सीखने के लिए है, काफी कुछ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ना कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट दिया है रिगार्डिंग हैंडकफिंग और उसी से रिलेटेड ये न्यूज आई थी अभी कुछ दिन पहले और उसी पर अभी एडिटोरियल आया हुआ है। केस का नाम था सुप्रीत ईश्वर दिवाते वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दे दी हैं, साथ ही साथ एक मामला था जिसमें एक बंदे को अरेस्ट, मतलब अरेस्ट तो वो पहले ही थे, उनको हैंडकफ करके ले जाया जा रहा था और उसी के ऊपर उन्होंने केस फाइल किया कि भैया मुझे बिना मतलब के हैंडकफ किया गया। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है ना अब उस पुलिस से जिन्होंने ये किया था उनसे 2 लाख रुपए कंपनसेट करने को कह दिया है। तो ये काफी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इसका, काफी सारे लोग इसका मतलब इसको वेलकम भी कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं राइटर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए पूरा मामला था, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपको हैंडकफ करने की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के बाद। इसके अलावा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हों तभी आप जो है किसी को अरेस्ट करिए, अदरवाइज देर इज नो नीड टू अरेस्ट, देर इज नो नीड टू हैंडकफ। अरेस्ट में बार बार बोल रहा हूँ, हैंडकफ की यहाँ बात हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है वो भाग सकता है या फिर किसी को हार्म कर सकता है तो आप उसको हैंडकफ करिए, बट ऐसे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ ना, जिसने अरेस्ट किया ना उसने डायरी में मेंटेन भी नहीं किया, पुलिस डायरी जो होती है, केस डायरी जो होती है, पुलिस केस डायरी, कि भैया मैं हैंडकफ कर रहा हूँ, और रीजन भी नहीं दिया उसके पीछे। और इसी वजह से फिर इनको काइंड ऑफ कंपनसेट करने के लिए कह दिया गया उस इंसान को जिसको इन्होंने हैंडकफ किया था। थोड़ा सा इसमें और जानते हैं। When there is such handcuffing, the arresting officer must record the reason, which then would have the stand judicial court scrutiny। ये इस बार की जो कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच थी उन्होंने ये कहा कि भैया आप जो है पुलिस केस डायरी जो होती है इसमें इसको लिखो रीजन कि आप क्यों कर रहे हो। तो ये देखिए था मामला। ये मामला क्या था कि एक जो लॉ स्टूडेंट थे, अब लॉ स्टूडेंट से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, आप लोग इस तरीके की चीज़ों में मत फंसिएगा। तो इनके ऊपर ना कुछ चेक बाउंस और इन टाइप के केसेस थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। और ही वॉज अरेस्टेड इन नॉन बेलेबल वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट, और इसके बाद इनको शायद कोर्ट ले जाया जा रहा था जिसमें इनको हैंडकफ कर रखा था। तो ये चीज़ें हैं। देर कैन बी 3 occasions व्हेन अ पर्सन कैन बी लीगली हैंडकफ्ड। तो ये यहाँ पे बात है, जैसे कि एन एक्यूज ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। ये इसी को इसी केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस टाइप का आया हुआ है। एन एक्यूज ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर ड्यूरिंग ट्रांसिट फ्रॉम जेल टू कोर्ट एंड बैक एंड अ कन्विक्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जेल टू कोर्ट एंड बैक। तो ये 3 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आप हैंडकफ कर सकते हो। द लॉ विद दिस रिगार्ड ऑफ हैंडकपिंग जो है ना ये 1980 में सेटल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था द ओनली सर्कमस्टेंस विच वैलिडेट्स इनकैपेसिटेशन बाय आयरन्स, मतलब हैंडकफिंग, एन एक्सट्रीम मेजर, जो कि एक्सट्रीम मेजर है, इज दैट देर इज नो अदर रीजनेबल वे ऑफ प्रिवेंटिंग हिज एस्केप। तो आप ये समझिए प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपको लग रहा है कि भैया सामने वाला बंदा भाग सकता है और सिर्फ आप इसलिए उसको हैंडकफ कर रहे हो तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। पहले आपको अदर वेज भी देखने हैं कि भैया किसी और चीजों के थ्रू आप उसको रोक सकते हो भागने से। अगर आपको वो ऑप्शन दिखते हैं, हाँ ठीक, अगर आपको वो ऑप्शन दिखते हैं तब देर इज नो नीड कि आप किसी को हैंडकफ करें। देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम गाइज ये आती है कि हमारे देश के अंदर ना एक समस्या जो है वो ये है कि जो पुलिस पर्सन है ना उनकी संख्या, जब भी देखना कि या तो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो तो उसको कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी रहती है।
अदरवाइज आप देखना जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको एक या दो पुलिस वाले लेके आते हैं, तो ये एक इशू फंस जाता है। एंड सॉरी जो बीच में मैंने कॉल उठाया, एक्चुअली एक टीम का कॉल था, अर्जेंट कॉल था, इसलिए मैंने पिक किया, तो बाद में फिर से आ जाता हूँ इसी के ऊपर। तो ये हमारे देश में एक समस्या रहती है और इसी वजह से चीज़ें जो है ना एक प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, जब एक ही बंदा जाता है तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से हैंडकफिंग करके ले जाता है और उसको लगता है कि ठीक है यार हैंडकफिंग तो कर रहे हैं, क्या करना है। लेकिन देखो हैंडकफ करना ना एक मतलब रेस्पेक्टेबल चीज़ तो नहीं है। दूसरा जो सामने वाला बंदा है ना उसको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ कि भाई अभी तो वो बंदे प्रूफ भी नहीं हुआ है कि उन्होंने वो क्राइम किया है, तो इस तरीके से हैंडकफ करना जो है वो सही नहीं है। तो वाई शुड पे कंपनसेशन, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत एस पाटिल 1991 का एक केस था। इसमें ये आया, when there were allegation of handcuffing and the parading of an under trial prisoner of murder on the streets, the Bombay High Court held the inspector of police responsible for violation of Article 21, ordering him to pay 10,000 as compensation. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, इस केस के अंदर देखने में ये आया था कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है ना पर्सनली लाइबल नहीं है, उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है तो स्टेट पे करे कंपनसेशन, ठीक है। बट अभी हमारे इस केस में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको फॉलो नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने जो है ना उस पुलिस पर्सन से कहा है भैया आप पे करो। तो ये थोड़ा सा दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा देखिए ये जो डिफरेंस है वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग, crime in India 2020 shows that 810 cases of prisoner escape from police custody were reported in the year 2020। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है, राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं कि पुलिस वाले क्यों जो है हैंडकफिंग करते हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस के कस्टडी में जो बंदा है वो भागे ना, फरार ना हो, तो इसलिए करते हैं। लेकिन देखिए बात तो ये है ना कि प्रॉब्लम वो होती है कि एक या दो पुलिस वाले मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ हैंडकफिंग ना सिक्योरिटी बढ़ाने के ऊपर सोचना चाहिए, किस तरीके से उस बंदे को लेके जाएं जिससे कि वो भाग ना सके और इस तरीके की चीजें गतिविधियां जो है वो हो ना पाए। तो ये कुछ हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट इन देखो एक और बात है ना, हैंडकफिंग जो है वो डिह्यूमनाइज तरीका भी है। मतलब आप कह सकते हैं ना कि किसी इंसान को बांध के रखना और लोहे की जंजीरों में बांध के रखना, तो ये थोड़ा सा एक जो नेचुरल जो आपका मतलब नेचर है उसके भी अगेंस्ट में काइंड ऑफ है। तो ये भी एक चीज है। द टॉप कोर्ट मोडिफाइड द ऑर्डर टू द एक्सटेंट एंड डायरेक्टेड टू द स्टेट to pay compensation. Therefore, the judgment of Karnataka High Court as far as payment of compensation by the police officer is concerned does not appear to be sync in with the ratio of the Supreme Court judgment. जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने देखा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत में, उससे तो सिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बंदा नहीं देगा पुलिस वाला, उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया था तो गवर्नमेंट पे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे पुलिस वाले को डायरेक्टली दोषी ठहराया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ हमने इसमें कॉन्सेप्ट जाने एंड आई होप आपको क्लियर हो। सुप्रीम कोर्ट इन द रविकांत एस पाटिल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि पहले इंक्वायरी हो उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर जिसने हैंडकफिंग किया हुआ है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, और अगर वो दोषी पाता है तो उस पर इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन। अब यहाँ पे फिर राइटर यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी ये कहा था, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या जांच करने को भी नहीं कहा, सीधे वर्डिक्ट दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो राइटर उससे ताल्लुकात नहीं रख पा रहे हैं। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना गाइज, ये है कन्वीनियंट लाइज। ये क्या है आर्टिकल? ये आर्टिकल देखो आया हुआ है आपका राहुल गांधी जी के ऊपर भी जो एक नया बवाल चल रहा है। क्या चल रहा है देखो, अभी जो ये घटना घटी थी उदयपुर में, उसकी ना एक मॉफ वीडियो राहुल गांधी जी की वायरल हो गई थी, जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जिन्होंने ये किया है वो बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ कहा था इन्होंने उस मॉफ वीडियो के अंदर, जो कि राहुल गांधी जी की नहीं थी। पर हुआ क्या कि काफी सारे लोगों ने ना, इवन बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो है उस वीडियो को वायरल कर दिया या फिर ट्विटर पर शेयर कर दिया। अब देखो ये तो एक बहुत ही फैक्चुअल बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो बाद में जब पता पड़ता है कि वो फेक है ना, तो जिन्होंने पहले देख लिया था उसमें से 70-60% लोगों को पता पड़ता है कि वो चीज़ फेक थी, अदरवाइज पीपल टेक इट सीरियसली। तो राहुल गांधी वाले केस में भी ये चीज़ें तो हुई हैं काफ़ी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, मिनिस्टर्स लेवल के लीडर जो हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था। अभी देखो इसी में एक और मसला है, मैं अभी साथ ही कवर कर देता हूँ मैं उसको भी। हाँ, टीवी एंकर जो रोहित रंजन है ना, इनको अरेस्ट करने के लिए भी छत्तीसगढ़ की पुलिस आई है।
अब ये तो आप समझ ही लो छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है क्या है, तो वहाँ की पुलिस जो स्टेट की कंट्रोल में है, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज थी। तो रोहित रंजन को उठाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी पुलिस छत्तीसगढ़ की। अब यहाँ पे नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया कि यूपी पुलिस ने उनको उससे पहले अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया? यूपी पुलिस ने कहा कि भैया इनके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज है, तो अब जो है हम इनको अरेस्ट करेंगे, हम इनकी कस्टडी आपको नहीं देंगे। तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस जो है और यूपी पुलिस के बीच में ये काइंड ऑफ झड़प हो चुकी है, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पे आई ना, तो यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करके भी नहीं आई है। तो ये आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। यूपी पुलिस काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही है। रोहित रंजन थोड़े से बीजेपी इंक्लाइन प्रवक्ता हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स है यार। देखो अब इस पर एक और मेरी टिप्पणी है कि चलिए बीजेपी यूपी जो भी है वो अलग बात है। अभी यहाँ पे देखिए, अब छत्तीसगढ़ से पुलिस भेजी गई है अरेस्ट करने के लिए। पहले यही कांग्रेस जो है यही मना करती थी या इस तरीके की स्टेटमेंट देती थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये किया जा रहा है कि गुजरात की पुलिस जो है वहाँ जाके अरेस्ट कर रही है, आसाम की पुलिस कहीं जाके अरेस्ट कर रही है, गलत है। बट अब आप पे बात आई तो आप ये भी करवा रहे हो, तो ये तो है। और बाकी बड़े बड़े लीडर्स को इस चीज़ का तो ध्यान देना चाहिए कि यार राहुल गांधी जी एक देश के नेता हैं और उनके बारे में ऐसी गलत चीज़ें आप शेयर कर रहे हो। एटलीस्ट मतलब इवन हम लोग भी आज की डेट में पता है कि फेक चीज़ें कितनी हैं, तो हम लोग के पास भी कोई कंटेंट आता है तो हम लोग 10 बार देखते हैं। तो ये जो लीडर्स हैं इनको इतने लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों को स्पेशली इस चीज़ को चेक करना चाहिए, देन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और टीवी चैनल को स्पेशली यार, आप कैसे ये सब चीज़ें जो हैं दिखा सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को बिना चेक किए आप कर रहे हैं, ये तो अपने आप में क्वेश्चनेबल बात है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोगों ने पहले देख लिया होता है, फिर बाद में वो उन तक पहुंचे ना पहुंचे क्या गारंटी है। तो ये कुछ समस्या है। अब अगला आर्टिकल जो है ना वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड। ये आर्टिकल जो है ना ये रिलेटेड है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। और साथ में अभी देखिए G7 लीडर्स मिले थे जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पे जॉय बाइडेन जी ने ना $600 बिलियन का एक प्लान क्रिएट किया था। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस, जो कि काउंटर था चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ठीक है, अब देखो पहले ना मैं आपको बताऊं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। ये कोई रोड नहीं बन रही है। एंशियंट टाइम में ना चाइना की एक सिल्क रूट होती थी, उसी को ये ना नया फॉर्म नाम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह के उजागर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। बेसिकली इसमें करेंगे क्या कि ये बहुत सारी कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट देंगे, पैसा देंगे, और उनकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री को डेवलप करने में मदद करेंगे, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो ये खाएंगे। बेसिकली इनका बेसिक मतलब ये था। 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है वो कजाकिस्तान इंडोनेशिया में गए थे, तो उन्होंने एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात करी थी, 21st सेंचुरी का जो होगा मैरीटाइम सिल्क रोड, टू ब्रेक द बॉटलनेक इन एशियन कनेक्टिविटी। अब उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिर्फ रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, इसका ये मत समझना कि रोड बनने वाली है। तो ये जो विजन था बर्थ ऑफ BRI का, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। इनिशिएटिव ने जो है चाइनीज लेड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 1 ट्रिलियन इन पार्टनर कंट्रीज बाय 2025, ऐसा इन्होंने वादा किया था। करेंटली मोर देन 60 कंट्रीज ने जो है BRI एग्रीमेंट चाइना के साथ ज्वाइन किया हुआ है। BRI प्रोजेक्ट जो है, चाइना ऑफर्स ह्यूज लोन्स एट कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स दैट कंट्रीज हैव टू पे विद इन अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ये चाइना को जो है वेस्ट कंट्रीज बोलती हैं कि भैया आप डेट ट्रैपिंग कर रहे हो, आप लोगों को उधार दे दे के फंसा रहे हो। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में, ये जो उधार है ना ये कौन सी कंट्रीज लेती हैं? बहुत छोटी छोटी कंट्रीज लेती हैं, जिनको कहीं से और से उधार नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक रिक्शा पुलर है एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट हिम, बट ही इज़ अ रिक्शा पुलर एंड इफ ही विल गो टू द बैंक्स ना, तो आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी बैंक जो जल्दी इनको लोन दे, 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रिक्शा पुलर है ना इसको कोई लोन दे रहा है, वो कोई बंदा है बिचौलिया टाइप का बंदा है, वो लोन दे रहा है। अब वो लोन दे रहा है तो उसकी शर्तें कि भाई तुमने नहीं दिया तुम्हारा रिक्शा उठा ले जाऊंगा या ये कर लूंगा। बैंक इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करती, पर बैंक इनको लोन भी नहीं देगी। पर ये जो बिचौलिए हैं ये बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस का यूज कर सकते हैं, पर वो लोन देने को तैयार हैं। तो भाई ये रिक्शा पुलर ले तो लेगा ही ना, इसको जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये लोन तो लेगा, कहीं से भी लेगा, तो इनसे लेगा। तो ये जो छोटी कंट्रीज होती है ना, ये जो या फिर जो आप कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, इनके पास ऑप्शंस कम बचते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं या चीज़ें हैं ना वो नहीं देते हैं लोन, तो फिर वो चाइना के पास ही जाते हैं और इस चक्कर में वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ना आपके सामने मैं रखता हूँ श्रीलंका का। पहले
श्रीलंका में देखो क्या हुआ कि मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बीआरआई के अंदर 2013 से चाइना ने लॉन्च किए। अब क्या हुआ, श्रीलंका का एक इसमें एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, हब्बन टोटा पोर्ट। ये श्रीलंका को देखिए आप, यहाँ पे ना इन्होंने एक पोर्ट बनाया था, ये चाइना का पैसा लेके बनाया था, ठीक है। ये पोर्ट जो है ये बना, ये पोर्ट ऐसी जगह पे बना जहाँ पे एक्चुअली में इतना कोई शिप का काम धाम था ही नहीं, इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा बहुत ही भव्य पोर्ट बन के तैयार हो गया। अब ये जब पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए ये जो पोर्ट है ये अपने पास रख लिया है। अब देखो आपको मैं यहाँ पे 2-3 चालाकियाँ बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये सिर्फ हब्बन टोटा पोर्ट के लिए नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में जो चल रहा है रोड इनिशिएटिव, या जहाँ भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखो जब हब्बन टोटा पोर्ट बना होगा तो इसमें कितनी सारी चीज़ें यूज़ हुई होंगी। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने बी को जो है वो 50 रुपए का उधार दिया कि भाई तू जा 50 रुपए की चॉकलेट खा ले, क्या खा ले, चॉकलेट खा ले, ठीक है। और ए का ही भाई है, उसका नाम है जेड, उसकी एक चॉकलेट की शॉप है, ठीक है। तो बी जो है ना उसको लेके ए जो है बी को पैसा देता है 50 रुपए, कहता है भाई चॉकलेट खा ले। तो बी जो है ना ये पैसा लेके पहुंच जाता है किसके पास, जेड के पास, और ये 50 रुपए किसको दे देता है, जेड को। तो ये साइकिल समझ रहे हो क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। समझ में आ गया होगा बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं आया मैं एक बार रिपीट करता हूँ। चाइना के केस में लेके, चाइना देखो जो ये पैसा दे रहा है वो क्यों दे रहा है कि आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। अब उसमें बहुत सारे क्लॉजेज आ जाते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, इसमें जो आप सामान खरीदोगे वो किससे खरीदोगे, वो आप चाइना से खरीदोगे, ठीक है। अब जब चाइना से खरीदोगे तो चाइना के तो दो दो काम हो रहे हैं ना, लोन भी दिया हुआ है उस पर, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और चाइना का क्या बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट, उससे भी उसकी कमाई हो रही है। तो ये है चाइना का पूरा खेल जो इस पूरे मसले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आता है। भाई पैसा भी देते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो सामान यूज होता है वो भी अपनी कंट्री का यूज करते हैं, तो भाई उनके तो चांदी चांदी है। श्रीलंका की हालत इन्होंने खराब कर दी थी, हबन टोटा पोर्ट की कहानी आप जानते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं और भी डेवलप करी गई हैं श्रीलंका में चाइना के द्वारा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान की भी हालत कुछ दिन में चाइना जो है बिल्कुल खराब कर देगा। 2015 विजिट में पाकिस्तान के अंदर जी जिनपिंग साहब ने जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी से कहा कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपके यहाँ पे शुरू करेंगे और ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, क्योंकि भाई गरीब कंट्री जितनी है उसको उतना ज़्यादा पैसा का लालच दो। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें चाइना ने $62 बिलियन का प्लेज किया है लो इंटरेस्ट लोन्स के ऊपर, और इसको फाइनेंस कर रहा है एडीबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीपीसी जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट वाला आपको पता होगा कि जो भारत का ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पाकिस्तान एक्सट्रीमली सॉरी जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, वहाँ से भी ये गुजर रहा है। तो ये इंडिया को बिल्कुल गवारा नहीं है, क्योंकि वो इंडिया का बिल्कुल भाग है और हमारा ही पार्ट है, जिसमें चाइना जो है रेडी हो चुका है अपना एक प्रोजेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की मर्जी से। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, और ये पूरा का पूरा जो है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, अपन टोटा पोर्ट बता ही दिया मैं, 99 ईयर्स की लीज बता दी है मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना रहे थे वो देख लिया हमने। सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप इन इन्वायरमेंट केसेस। देखो इन्वायरमेंट के बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है गाइज, हो ये रहा है इन्वायरमेंट के बहुत सारे केसेस के अंदर कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना अच्छी खासी पनिशमेंट है, जेल टर्म है। तो अब ना ये जेल टर्म हटाई जा रही है, और जेल टर्म हटा के जो है सिंपल सेट उसमें फाइन का प्रावधान रखे जा रहे हैं बहुत सारे अलग अलग मामलों के अंदर। तो इसमें देख लेना, थोड़ा बहुत सेक्शंस लिखे हुए हैं, वो आप क्या करना, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से पढ़ लेना यार, है ना। रायपुर लिस्ट वाला बता ही दिया है मैंने आपको। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स इन नूपुर केस अनफॉर्चुनेट। हुआ क्या, 15 retired judges, 17 former bureaucrats and 24 former officer of the armed force एक ओपन स्टेटमेंट किया है कि इट्स अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रेसिडेंटेड कमेंट्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जेबी पर्दीवाला while hearing a plea filed by former BJP spokesperson Nupur Sharma, who is facing criminal action following her alleged televised remarks on Prophet Muhammad। तो ये आपने पूरी की पूरी चीज़ जानी। अब देखो कितना सही है कितना गई है, ये सब आप लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट जो भी चीज़ उदयपुर में घटी थी उसको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के ऊपर जिम्मेदार ठहराना कितना सही है कितना गलत है, दिस इज़ वेरी
क्वेश्चनेबल एंड डिबेटेबल। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स इन नूपुर केस अनफॉर्चुनेट, रायपुर पुलिस स्ट्रेडेड एज यूपी टीम विस्क्स अवे टीवी एंकर, सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंट केसेस। श्रीलंका का हमने पूरा मामला जाना, बीआरआई जाना, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो हमने जाना, बीजेपी का कन्वीनियंट लाइज वाला जो एक आर्टिकल था वो हमने देखा, साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक आर्टिकल देखा है रिगार्डिंग आपका हैंडकफ से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ केसेस के नाम भी लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो, जाके डेमो क्लासेस देख लो। आज क्लास ऐसे इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा मेन कंप्यूटर का सिस्टम है वो ख़राब हो गया है। अभी हमारी टीम लेके गई हुई है उसे, पर 11 साढ़े 11 से पहले कंप्यूटर की शॉप्स भी नहीं खुलती हैं तो बनेगा भी नहीं, तो इस वजह से स्टूडियो जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।